एक ऐसी दुनिया जहां लोग पानी के कतरे कतरे को तरस रहे हैं। रोज का काम बिना पानी के करने पर मजबूर हैं। किस तरह से करेंगे, क्योंकि उन्हें पीने तक का भरपूर पानी नहीं मिल रहा। लेकिन हमेशा की तरह अमीरों के पास चाहे दुनिया में कैसी भी मुसीबत क्यों ना आ जाए, उन्हें परेशानी नहीं होती। वैसा ही कुछ यहाँ पर भी है। प्यारे दोस्तों, बड़ी बड़ी प्राइवेट कंपनी ने जमीन के अंदर पानी निकालने के लिए मशीनें लगा दी हैं, क्योंकि अभी भी कहीं कहीं ऐसी जगहें हैं जहाँ जमीन के अंदर से पानी निकाला जा सकता है और उन जमीनों से जितना भी पानी निकलता है उसे शहरों में सप्लाई कर दिया जाता है, जहां पर अमीर लोग रहते हैं लेकिन गरीब बेचारे गांव में रहने पर मजबूर हैं। उन्हीं गरीब लोगों में एक खानदान भी रहता है जिसका नाम अर्नेस्ट होता है। इसके साथ इसकी बीवी कैथरीन, एक बड़ी बेटी मैरी और एक बेटा जेरोम। ये खानदान बड़ी ही मुश्किल से गाँव में अपना गुजारा कर रहे थे। अर्नेस्ट की काफी बड़ी जमीन भी थी जिसमें ये खेती किया करता था, लेकिन पानी की कमी होने की वजह से अर्नेस्ट खेती नहीं कर पा रहा था। उसने गवर्नमेंट से भी बात की कि मेरी जमीन अभी भी फर्टाइल है, यानी कि पानी मिले तो इस पर फसल उगाई जा सकती है, लेकिन किसी को भी अर्नेस्ट की बात पर भरोसा नहीं है। इसलिए अर्नेस्ट खुद से ही जमीन खोद कर ट्राई करता है कि क्या पता उसकी किस्मत अच्छी हो, उसे पानी मिल जाए जिससे इसका खेत फिर से हरा भरा हो जाएगा और फसल बेचकर वो पानी की कमी को भी अपने खानदान के लिए पूरा कर लेगा। एक दिन की बात है कि अर्नेस्ट के खेत में जहाँ उसने पानी निकालने के लिए मशीनें लगाई थी, वहाँ पर दो चोर आ जाते हैं जो उस मशीन को चुराने आए थे। अर्नेस्ट जल्दी से गन लेकर वहाँ पहुँचता है और चोरों को जैसे ही पता चलता है कि अर्नेस्ट यहाँ पर आ चुका है, वो लोग बहाना करने लगते हैं कि हम तो भाई बहुत दूर से आए हैं, थोड़ा पानी मिल जाता तो आपकी मेहरबानी होती। लेकिन तभी वो चोर मौका देकर अपने पास रखी गन निकाल लेते हैं ताकि अर्नेस्ट को शूट कर पाए। लेकिन अर्नेस्ट का पाला तो ऐसे चोरों से डेली पड़ता था, इसलिए वो जल्दी से उनके शूट करने से पहले ही गन चलाकर उन्हें वहीं पर ढेर कर देता है। देखा, ऐसा हाल हो गया है पानी के लिए, एक दूसरे की जान लेने पर तुले हुए हैं। इसीलिए मेरे दोस्तों, पानी को जाया ना किया करें, ये बहुत कीमती गिफ्ट है। खैर, अर्नेस्ट अपनी मशीन को चेक करने आता है, लेकिन बेचारे को पता चलता है कि यहाँ से जो थोड़ा बहुत पानी निकलता था वो अब खत्म हो चुका है। इसका मतलब कि अब उसे दूसरी जगह फिर से गड्ढा खोद कर मशीन लगानी होगी ताकि वहाँ से पानी निकाला जा सके। अर्नेस्ट अब अपने बेटे जेरोम के साथ वाटरमैन के पास जाता है। वाटरमैन ऐसे लोगों का ग्रुप है जो प्राइवेट कंपनी के लिए काम करते हैं, बड़ी बड़ी मशीनों को लगाना ताकि अंदर से पानी निकाला जा सके और ये पानी शहर में सप्लाई किया जाता है। वैसे अर्नेस्ट इन लोगों को शराब, खाने पीने की चीजें डिलीवर करने का काम करता है। वो शहर से सारी चीजें अपने गधे पर लाद कर लेकर आता है और इन वाटरमैन को दे दिया करता था। उन्हीं वाटरमैन में मैक्स नाम का एक आदमी भी शामिल है जिससे अर्नेस्ट की थोड़ी अच्छी पहचान होती है। अर्नेस्ट मैक्स से कहता है कि देखो मेरे भाई, तुमने यहाँ बड़ी मशीनें लगाने का काम शुरू कर दिया है। यहाँ से थोड़ी दूर मेरा खेत है जहाँ पानी आता था, लेकिन तुम्हारे यहाँ वो बड़ी मशीनें लगाने की वजह से जो थोड़ा बहुत पानी मेरे खेत को मिलता था अब वो भी बंद हो गया है। क्या तुम अपनी इन बड़ी मशीनों की लाइन दूसरी जगह नहीं लेकर जा सकते? मैक्स कहता है कि ये तो मेरा काम नहीं है, तुम्हें बात करनी है तो तुम हमारे बॉस से जाकर कर सकते हो। अर्नेस्ट को पता होता है कि बॉस तो इसकी सुनने वाला है नहीं, इसलिए अर्नेस्ट बेचारा उदास होकर जेरोम के साथ घर आने के लिए निकल आता है। घर आते वक्त उसके गधे का पांव पत्थर से टकराने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और गिरने की वजह से उसकी एक टांग टूट जाती है, जिससे गधे को बहुत ज्यादा तकलीफ हो रही होती है। इसलिए अर्नेस्ट उसकी तकलीफ को खत्म करने के लिए मजबूरन उसे वहीं मार डालता है। इसके बाद वो एक ऑक्शन हाउस में आता है जहां पुराने रिबोट्स को रिपेयर करके बेचा जाता है। अर्नेस्ट ऐसे एक रिबोट को खरीदने आया था ताकि आगे से वो डिलीवरी का काम संभाल पाए। ऑक्शन में फिल्म नाम का एक बंदा रिबोट पर बोली लगाने आता है, लेकिन आखिर में वो रिबोट अर्नेस्ट को मिल जाता है, जिसे पाकर अर्नेस्ट और जेरोम बहुत खुश होते हैं। इसके बाद दोनों हॉस्पिटल आते हैं जहाँ कैथरीन रहती है। कैथरीन कुछ वक्त पहले एक हादसे का शिकार हो गई थी। कैथरीन इसलिए वो चल फिर नहीं पाती, इसीलिए हॉस्पिटल में वायर के जरिए कैथरीन को रखा जाता है। वायर जो कि कैथरीन को चलने में मदद करता है। अब अर्नेस्ट के पास इतने पैसे तो हैं नहीं कि वो वायर का सिस्टम खरीद कर घर लेकर आ पाए, इसीलिए वो और उसके खानदान के लोग हॉस्पिटल में ही कैथरीन से मिलने आ जाया करते थे। अब हॉस्पिटल के बाहर अर्नेस्ट की मुलाकात एक आदमी से होती है जो अर्नेस्ट का बहुत अच्छा दोस्त होता है और काफी ज्यादा करीब भी है। उसके पास तो रहने के लिए घर तक भी नहीं है, साथ ही वो दिमाग से भी थोड़ा कमजोर है, इसीलिए अर्नेस्ट के पास जो थोड़ा बहुत पानी होता है वो अपने दोस्त और उसके खानदान को दे देता है, क्योंकि बेशक अर्नेस्ट के पास भी पानी की कमी है लेकिन अर्नेस्ट का दिल बहुत बड़ा होता है। अब वहाँ से अर्नेस्ट जैसे ही घर आता है उसके पास फैलम पहुंच जाता है जो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा रिपोर्ट चाहिए, कुछ जरूरी काम है। अर्नेस्ट को पता था कि फैलम एक नंबर का बदमाश आदमी है, वो रिपोर्ट वापस करने में नाटक करेगा, इसलिए अर्नेस्ट रिपोर्ट देने से साफ मना कर देता है। साथ ही मैं आपको एक बात बता दूं कि फैलम और अर्नेस्ट की बेटी मैरी का एक दूसरे के साथ चक्कर चल रहा है। अर्नेस्ट ने कई बार मैरी को
समझाया कि वो फिल्म से दूर रहे, वो अच्छा इंसान नहीं है, लेकिन मैरी है कि सुनने को तैयार ही नहीं होती है। फिल्म की वजह से मैरी तो अपने बाप से भी नफरत करने लगी है। दसो यार, माँ बाप कभी गलत होते हैं क्या? जो बच्चे माँ बाप की बात नहीं मानते उनके साथ तो बुरा होता ही है। इसी सोच के साथ अर्नेस्ट भी कि कहीं मैरी के साथ भी कुछ बुरा ना हो जाए। अगले सीन में अर्नेस्ट एक और जगह पर गड्ढा खोद रहा होता है, इस उम्मीद में कि शायद वहां से कुछ पानी निकल जाए, लेकिन बड़ी मशीनों के पाइपलाइन की वजह से आसपास का पूरा इलाका सूखा पड़ चुका था। इसलिए अर्नेस्ट को यहाँ भी निराशा का सामना करना पड़ता है। साथ ही गड्ढा खोदने के दौरान अर्नेस्ट जेरोम से बात कर रहा होता है। वो कहता है, जब मैं शहर गया था वहाँ मैंने एक लड़की को देखा जिसके बाल तो छोटे हैं लेकिन देखने में बहुत खूबसूरत है। तुम तो मेरे बेटे बड़े हो चुके हो, कहो तो तुम्हारी बात करवा दूं उससे। मैं नहीं जानता कि इस हालत में हम कब तक जिंदा रह पाएंगे, इसीलिए हमारे पास जो भी पल बचे हैं उन्हें अच्छे से जी लेना चाहिए हमें। ऐसे ही दोनों बाप बेटा आपस में बात करते हुए कुछ टाइम एक दूसरे के साथ अच्छे तरीके से बिताते हैं। इसके बाद अर्नेस्ट जैसे ही घर आता है, मैरी उससे कहती है, मुझे पैसे चाहिए डैड, मैं फिल्म के साथ जा रही हूँ, मुझे यहाँ पर बहुत घुटन हो रही है। अर्नेस्ट कहता है, घुटन हो रही है? मैंने बचपन से तुम्हें पाल पोस के बढ़ा किया, सब कुछ देने की कोशिश की तुम्हें, और फिर भी तुम ऐसी बातें कर रही हो। मैरी तो ऊपर से जवाब देती है, हम यहाँ पर जी नहीं रहे, सरवाइव कर रहे हैं और मुझे ऐसी जिंदगी चाहिए ही नहीं। अर्नेस्ट के लाख समझाने पर भी जब मैरी नहीं मानती तो अर्नेस्ट मैरी को कमरे में बंद करके खिड़कियों पर कीलें लगा देता है ताकि वो फिल्म से मिल ना पाए। अब अर्नेस्ट जैसे सप्लाईज लेने के लिए शहर जाने वाला होता है, तभी उसको पता चलता है कि रिपोर्ट गायब है। ये देखकर उसकी हालत खराब हो गई, वो परेशान हो जाता है। वो समझ चुका था कि ये काम तो फिल्म के अलावा कोई दूसरा नहीं कर सकता। वो वहाँ से जल्दी से वाटरमैन के पास आता है ताकि उनसे पूछ सके कि क्या फिल्म यहाँ पर आया था कि नहीं, लेकिन वहाँ पर आते ही मैक्स और बाकी वाटरमैन मिलकर अर्नेस्ट को जल्दी से पकड़ लेते हैं और खूब उसे मारते हैं। उनका कहना होता है कि तुमने हमारी सप्लाई चुराई, जो हमारी मेहनत की कमाई थी, जिसे तुमने शायद कहीं और बेच दिया होगा। अर्नेस्ट कहता है, अरे ये क्या कह रहे हो तुम, मैं खुद यहाँ तुमसे पूछने आया था कि कहीं फिल्म मेरा रिपोर्ट लेकर यहाँ आया था या नहीं, लेकिन उल्टा तुम लोग मुझे ही मार रहे हो। अर्नेस्ट यहाँ पर समझ चुका था कि जरूर फिल्म ने शहर से मेरे बदले सप्लाईज ले ली और उसे वाटरमैन को देने की बजाय चुरा कर कहीं और लेकर चला गया। इसीलिए अर्नेस्ट जैसे तैसे वाटरमैन से पीछा चुरा कर फिल्म को ढूंढने के लिए निकल जाता है, जो उसे मिल भी जाता है। साथ ही अर्नेस्ट का शक भी सही था, उसने ही सप्लाईज चुराई थी जिसे वो बड़े आराम से खा पी रहा था। इसीलिए अर्नेस्ट गन पॉइंट पर लेकर फिल्म को डरा देता है और उसे वाटरमैन के पास ले जाने लगता है, ये बताने के लिए कि सप्लाईज मैंने नहीं फिल्म ने चुराई थी। आगे बढ़ते हुए दोनों काफी ज्यादा थक चुके थे। अर्नेस्ट सबसे ज्यादा थक चुका था और साथ ही साथ उसका पानी भी खत्म हो चुका था। इसीलिए फिल्म अर्नेस्ट को बहकाने की कोशिश करता है कि मैंने सप्लाईज में से थोड़ी शराब पी ली थी और थोड़ी बची है, मेरी मानो तो बची हुई शराब हम दोनों आधी आधी बांट कर पी लेते हैं। ज्यादा से ज्यादा वाटरमैन क्या करेंगे, मुझे मारेंगे ही, लेकिन अगर हमने ना पिया तो हम प्यास से जरूर मर जाएंगे। इस पर अर्नेस्ट मान जाता है, लेकिन जैसे ही वो फिल्म को रस्सियों से आजाद करता है, फिल्म उस पर ही हमला कर देता है। बेचारा अर्नेस्ट पहले से ही थका हुआ था और मार खाने की वजह से उसका काफी ज्यादा खून बहने लगता है। इसके बाद तो फिल्म जबरदस्ती बाकी सारी शराब अर्नेस्ट के मुंह में डाल देता है ताकि जब वाटरमैन उसे देखे तो उसे यकीन हो जाए कि अर्नेस्ट ने ही सप्लाईज चुराई थी और उसी ने उनकी शराब पी ली। इतना ही नहीं, फिल्म अर्नेस्ट को मार मार कर रिबोट के साथ ही रस्सी से उसको बांध देता है ताकि दुनिया को लगे कि रिबोट ने आउट ऑफ कंट्रोल होकर अर्नेस्ट पर हमला कर दिया, जिससे इसकी जान चली गई। और होता भी ऐसा ही है, बेचारा अर्नेस्ट मारा जाता है और सभी लोगों को लग रहा था कि रिबोट ने अर्नेस्ट की जान ली। अगले सीन में जेरोम अपने डैड को खोने के बाद बहुत उदास बैठा होता है। वो सारा अपना गुस्सा रिबोट पर उतार कर उसे तोड़ने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि अभी तो उसने ये मान लिया है कि रिबोट ने ही उसके डैड की जान ली। लेकिन हम सब जानते हैं कि सच्चाई क्या है। तभी वहाँ पर फिल्म आकर जेरोम से कहता है, रिबोट को तोड़कर क्या मिलेगा, ये आगे चलकर हमारे काम आएगा, इसलिए इसको तोड़ो मत और तुम फिक्र ना करो, मैं हूँ ना, मैं तुम्हारे खानदान को संभाल लूंगा, तुम्हारा और मैरी का अच्छे से ख्याल भी रखूंगा। अगले सीन में देखते हैं फिल्म मैक्स के पास आकर कहता है, मुझे पानी की एक पाइपलाइन चाहिए ताकि उसकी मदद से अर्नेस्ट की जमीन पर खेती कर सकूं। मैक्स कहता है, मैं क्या तुम्हारा कोई नौकर हूँ, जो तुम कहोगे और मैं कर दूंगा। तब फिल्म उसका चाकू दिखाते हुए कहता है, ये चाकू तो याद है ना तुम्हें, उस दिन जब सप्लाईज लेकर तुम लोगों ने अर्नेस्ट पर हमला किया था, तब ये चाकू अर्नेस्ट ने तुमसे ले लिया था और मुझे ये चाकू उसकी बॉडी के पास मिला जिसमें तुम्हारा नाम लिखा हुआ था। सभी जानते हैं कि मरने से एक रात पहले सप्लाईज लेकर तुम्हारी और उसकी लड़ाई हुई थी, तो मैं सोच रहा था कि मैं जाकर सभी को ये बात बता देता हूँ कि लड़ाई के दौरान तो मैक्स अर्नेस्ट को नहीं मार पाया, लेकिन अगले दिन जब उसे मौका मिला तो उसने अर्नेस्ट को मार दिया। ये सुन
सुनकर मैक्स घबरा जाता है और फेलम की बात मानते हुए कंपनी से छुपकर एक सीक्रेट पाइपलाइन अर्नेस्ट के खेत में स्टार्ट करवा देता है, जिससे खेत को पानी मिलना शुरू हो जाता है। सभी बड़े खुश होते हैं कि यहाँ पर फिर से खेती उग सकेगी। फेलम दोस्तों डेली हल जोतता है ताकि ये फसल उग पाए। देखते देखते उसकी मेहनत रंग ला जाती है और खेती में चारों तरफ फसल उगने लग जाती है। इसे देखकर जेरोम और बाकी सभी बड़े खुश होते हैं। साथ ही फेलम और मैरी रिलेशनशिप में भी थे, जिस वजह से मैरी प्रेग्नेंट हो चुकी थी, इसलिए उन दोनों की शादी करवा दी जाती है। शादी से फेलम बड़ा खुश होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसे ये भी याद आ रहा था कि ये सब अर्नेस्ट का था जो उससे मैंने छीन लिया। आज वो जिंदा होता तो ना ही मैरी से उसकी शादी होती और ना ही ये खेत उसे मिलता। अर्नेस्ट के मरने के बाद फेलम ने उसकी सारी चीजों को अपना लिया होता है, लेकिन ये इंसान यहाँ पर भी नहीं रुकेगा। अगले सीन में बैंक से कुछ लोग आते हैं जो फेलम के पैरों तले जमीन खिसका देने वाली बात बताते हैं कि जमीन पर तुम्हारी फसल उगी है। उस जमीन को अर्नेस्ट ने गिरवी रखा था, वो तो मर गया, इसलिए अब ये जमीन बैंक की होती है और इसमें जो फसल होगी वो अभी बैंक के पास ही जाएगी। फेलम कहता है नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, ये बात तुम्हें पहले बतानी चाहिए थी जब यहाँ पर फसल नहीं उगी थी उस वक्त, और अगर तुम पहले बता देते तो मैं कोई दूसरी जमीन देख लेता। लेकिन दोस्तों बैंक वाले नहीं मानते। वो कहते हैं कि एक हफ्ते के अंदर अगर पैसे नहीं मिले तो इस जमीन को तुम भूल जाना। इतना कहने के बाद वो चले जाते हैं। फेलम तो परेशान हो चुका था कि अर्नेस्ट ने तो मुझे बेवकूफ बना दिया, गरीब कहीं का, जमीन तक गिरवी है, मैं अब पैसों का बंदोबस्त कैसे कर पाऊंगा। ये लो दोस्तों, ये तो वही बात हो गई, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। खैर अब फेलम जेरोम से कहकर रिपोर्ट ले जाने लग जाता है। वो कहता है मैं रिपोर्ट को बेचने जा रहा हूँ ताकि इससे मिले पैसों से बैंक वालों का उधार चुका पाऊँ। लेकिन फेलम शरीफ आदमी तो था नहीं। वो रोबी के पास आता है, वही रोबी जो काफी ज्यादा गरीब है, और वो उसे बहाने से साथ में ले जाता है कि मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारे लिए पानी वगैरह का बंदोबस्त करता हूँ। इसलिए बेचारा रोबी अपने बच्चों को लिए फेलम के साथ चला जाता है। लेकिन मैंने कहा था ना दोस्तों, फेलम एक बहुत बुरा इंसान है और वो यहाँ नहीं रुकेगा। वही बात होती है दोस्तों, धोखे से बेचारे रोबी के बच्चे को बेच देता है, जिनसे मिले पैसों को वो बैंक वालों को दे देगा। अब इसकी खबर जैसे रोबी को मिलती है, वो फेलम से झगड़ा करने की कोशिश करता है, लेकिन जहाँ पर फेलम ने बच्चे को बेचा था वहाँ झगड़ा वगैरह करने का रूल नहीं होता। बच्चा बिक गया तो डील कभी भी नहीं टूटेगी, इसलिए वो बदमाश लोग रोबी को शूट करके मार देते हैं। दोस्तों साथ ही वो फेलम को भी शूट करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उन्हें तो लगा था कि फेलम रोबी की परमिशन के साथ उसके बच्चे को बेच रहा है। इसलिए फेलम जैसे तैसे अपनी जान बचाकर दोस्तों वहाँ से भाग जाता है। साथ ही वो रोबोट को वहीं छोड़ देता है, क्योंकि उसे जेरोम को भी तो बताना था कि ये पैसे बच्चे को बेचकर नहीं बल्कि रोबोट को बेचकर आए हैं। क्या कहूँ दोस्तों, कितना बुरा आदमी है यार ये फेलम। तभी तो अर्नेस्ट अपनी बेटी मैरी को मना कर रहा था इसके साथ रहने के लिए। अगले सीन में बैंक को पैसा देने की वजह से जमीन फिर से फेलम की हो जाती है। वहीं पर रोबोट आगे बढ़ता हुआ अपने ओरिजिनल ओनर के पास जाने के लिए निकल पड़ता है, क्योंकि जब वो बदमाश लोग फेलम और रोबी को शूट कर रहे थे तो कुछ गोलियां रोबोट को भी लग गई थी, जिससे हुआ ये कि रोबोट की डिफॉल्ट सेटिंग ऑन हो गई। इसीलिए वो अपने ओरिजिनल ओनर के पास जा रहा है जो कि शहर में रहता है और ओनर का नाम है केल्विन। वो जैसे उस रोबोट को देखता है तो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि ये किसका रोबोट घूम कर वापस मेरे पास आ गया। उस रोबोट पर दोस्तों अर्नेस्ट का नाम लिखा हुआ था, इसलिए केल्विन रेडियो के जरिए अर्नेस्ट से बात करने की कोशिश करता है ताकि वो आए और अपने रोबोट को वापस लेकर जाए। जेरोम तो जैसे रेडियो को ऑन करता है तो बिल्कुल हैरान हो जाता है कि फेलम ने तो कहा था कि उसने तो रोबोट को बेच दिया, अब ये केल्विन बता रहा है कि रोबोट उसके पास है। इसलिए वो डिसाइड करता है कि अगर केल्विन रोबोट वापस देना चाहता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मैं जाकर उसको ले लेता हूँ। अगले सीन में जेरोम को रोबी की बीवी दिखाई देती है, जो रोबी और उसके बच्चे के वापस न आने पर सदमे में जा चुकी थी। वो एक गुड़िया लेकर रोबी और अपने बच्चे के आने का इंतजार करती है। क्या कहानी है दोस्तों, सच में बेचारी के साथ बहुत बुरा हुआ ना। इस चीज को देख कर जेरोम को लगता है कि जरूर कुछ तो बात है जो फेलम छुपा रहा है। जिसके बाद वो शहर के बॉर्डर पर आता है, लेकिन 18 साल से कम होने की वजह से गार्ड्स उसे शहर में जाने नहीं देते। तब वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम इना है। वो जेरोम से कहती है मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें शहर भिजवा सकती हूँ, वो भी बहुत कम पैसों में। जेरोम जैसे ही इना को देखता है तो बिल्कुल हैरान हो जाता है, क्योंकि वो बिल्कुल वैसी होती है जैसा कि अर्नेस्ट ने उसे छोटे बालों वाली उस लड़की के बारे में बताया था। याद है ना दोस्तों, जब अर्नेस्ट जेरोम से कह रहा था कि तुम्हारी शादी कर लेते हैं, उससे बात कर लेते हैं तुम्हारी। तो दोस्तों जेरोम उससे फिर अर्नेस्ट के बारे में पूछता है, लेकिन वो तो जानती ही नहीं अर्नेस्ट को। जेरोम भी आगे कुछ नहीं कहता और इसके बाद वो जेरोम को शहर तक जाने वाले सामान की गाड़ी में छुपा कर बिठा देती है और उसकी मदद से जेरोम शहर पहुंच जाता है। अब शहर आने के बाद जेरोम केल्विन से मिलता है, जो उसे उसका रिपोर्ट
रिपोर्ट वापस कर देता है। रिपोर्ट को जो गोलियां लगी थी कैल्विन ने उसे भी रिपेयर कर दिया था, साथ ही उसने रिपोर्ट की सेटिंग भी सही कर दी थी। तब जेरोम जैसे ही रिपोर्ट को ध्यान से देखता है तो पता चलता है कि इसमें तो कैमरा लगा हुआ है जो कि लेजर वेव्स की मदद से वीडियो रिकॉर्ड करता है। वीडियो साफ रिकॉर्ड तो नहीं होती लेकिन इतनी क्लियर जरूर होती है कि उसे देखा जा सके। और तब उन वीडियोस में जेरोम को उसके अर्नेस्ट के साथ बिताए हुए वही पल दिखाई देते हैं जिन्हें रिपोर्ट ने रिकॉर्ड कर लिया था। इन्हीं वीडियोस में दोस्तों वो वीडियो भी होती है जब फेलम अर्नेस्ट को मार रहा था और रस्सी से बांधकर उसे रिपोर्ट के साथ जोड़ दिया था। इस चीज को देखकर जेरोम को एकदम से सदमा लगता है। उसे सच्चाई का पता चल चुका था कि उसके डैड का मरना कोई एक्सीडेंट नहीं था बल्कि फेलम की सोची समझी साजिश थी। इसलिए वो रिपोर्ट को लेकर वापस घर आ जाता है और आते ही फेलम को ये नहीं बताता कि उसको सब कुछ पता चल गया है, क्योंकि अगर मैरी को मालूम पड़ता कि ये सब फेलम ने किया तो वो सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। ऊपर से वो प्रेग्नेंट भी है। इसीलिए जेरोम एक प्लान बनाता है। वो फेलम से कहता है कि मैंने रेडियो पर सुना कि रॉबी तुम्हें बुला रहा है। अब ये सुनकर फेलम परेशान कि रॉबी तो मर चुका है, ये कौन सा रॉबी बुला रहा है। इसीलिए वो कहता है कि शायद वो कोई दूसरा फेलम होगा जिसके लिए वो रॉबी बोल रहा है। अब प्लान फेल होता देखकर जेरोम एक लेटर लिखता है फेलम को, ताकि फेलम को ऐसा लगे कि ये लेटर रॉबी ने भेजा है और वो उसे उसी जगह पर बुला रहा है जहां अर्नेस्ट मरा था। लेटर देखकर फेलम समझ चुका था कि कुछ तो गड़बड़ी है, मुझे वहां पर जाकर देखना ही पड़ेगा। इसलिए वो उसी जगह पर जाता है जहां पर उसने अर्नेस्ट को मारा था। आगे बढ़ते हुए उसे जमीन पर बना हुआ गड्ढा दिखाई नहीं देता और गलती से वो उसी गड्ढे में गिर जाता है जहां गिरने से उसका पैर टूट चुका था और वो अब मदद के लिए चिल्ला रहा होता है। तभी वहां पर जेरोम गन लेकर आता है। उसे इतने गुस्से में देखकर फेलम समझ जाता है कि जेरोम को सब कुछ पता चल चुका है और ये सारा प्लान जेरोम का ही था। तब फेलम जेरोम को बहलाते हुए कहता है, देखो जो हुआ मैं उसके लिए शर्मिंदा हूँ, मुझे माफ कर दो, लेकिन देखो मैंने मैरी और तुम्हारा कितना अच्छे से ख्याल रखा। अगर मुझे कुछ हुआ तो मैरी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, इसीलिए मुझे जाने दो। लेकिन जेरोम उसकी एक नहीं सुनता और सीधा फेलम को शूट करके मार डालता है। इसके बाद वो रिपोर्ट की मेमोरी भी रेस कर देता है ताकि कभी भी मैरी ये सब कुछ देख ना पाए। वो नहीं चाहता कि मैरी कभी भी उसका सच जाने। कुछ दिन गुजर चुके थे। फेलम के घर ना आने पर मैरी बहुत परेशान होती है। जेरोम कहता है कि वो अच्छा इंसान कभी था ही नहीं, तुम्हें छोड़कर वो भाग गया। और ये सुनकर मैरी एकदम से उदास हो जाती है और अपने दिल से फेलम के लिए प्यार खत्म कर देती है। दोस्तों उल्टा वो उससे नफरत करने लगती है। जेरोम ने बहुत ही आराम से अपना बदला ले लिया। इसके बाद जेरोम और मैरी घर चलाना शुरू करते हैं, क्योंकि खेत उन्हें मिल चुका था। उन्हीं फसल को बेचकर वो पैसे जमा करेंगे ताकि अपनी माँ को हॉस्पिटल से घर लेकर आएं। और इसी के साथ ये बहुत ही कमाल की फिल्म इधर ही खत्म हो जाती है।